हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नया महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको AIB 17 का हिंदी स्टेट कोड बी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। जो आंसर मैं बताऊंगा वो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक आंसर्स हैं। क्वेश्चंस के आंसर बताने के साथ ही मैं इनको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। दोस्तों, अगर आपने AIB 17 में हिंदी क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किया था तो उसका स्टेट कोड कोई भी हो, चाहे ABCD कोई भी हो, सभी में क्वेश्चन सेम हैं। अंतर केवल इतना है कि क्वेश्चन की जो क्रम संख्या है, जो सीरियल है उनका, वो चेंज कर दिया गया है। बाकी हिंदी के जितने भी सेट हैं सभी में क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे और इसी के साथ ही आप इसका इंग्लिश वर्जन भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, जिसमें लिखा है सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही हैं। दोस्तों, मैं आपको सीधे क्वेश्चंस के सही ऑप्शन ही बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी ये सही ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही हैं। यानी कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा फर्स्ट उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी। सेकंड, उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। थर्ड, एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। फोर्थ, यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित किए जाने का निर्देश दे सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः रहता है। इन चारों ही प्रकार से उद्घोषणा प्रकाशित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि आदेश 39। ये सिविल प्रक्रिया संहिता का वो आदेश है जो अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में। यानी कि ए जहां पर व्यापार करता है अहमदाबाद में और बी जहां पर व्यवसाय चला रहा है दिल्ली में, इन दोनों में से किसी भी जगह पर ए बी पर माल की कीमत के लिए केस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय की संकल्पना से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी धारा 11। सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा है वो रेस जुडिकेटा यानी कि प्रांग न्याय की संकल्पना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड रुपये 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त आज्ञप्ति डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले रुपये 10,000 की आज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसके संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में मानेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायी भागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को समन्स दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षी आज्ञप्ति डिक्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षी डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि ए बी और सी इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है, शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट, तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। शपथ भंग आवेदन को परज्यूरी एप्लीकेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवादी उस पर समन्स की तामील के तारीख के दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर एर्थ पेश कर सकता है। तो उसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि 30। यानी कि प्रतिवादी उस पर समन की तामील के तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान आदेश 8 के अंतर्गत पेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन सी सही है, यानी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि ये दोनों पर हो सकती है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, शिकायत और लिखित कथन दोनों। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि आदेश 22।
जो सिविल प्रकृति संहिता का आदेश 22 है वो पक्ष यानी कि पार्टीज की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है। क्वेश्चन 12, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस गेस्टेस सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में रेस गेस्टेस यानी कि सुसंगत तथ्य के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन 13, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृत उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृत हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि धारा 19। क्वेश्चन 14, न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? न्यायिक साक्ष्य यानी कि जुडिशियल एविडेंस। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, यानी कि न्यायालय द्वारा जो प्राप्त साक्ष्य होते हैं उनको न्यायिक साक्ष्य कहा जाता है। क्वेश्चन 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार ए धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, बी एक मानचित्र या प्लान, सी बैंक चित्र, इन तीनों में से कोई भी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं है। क्वेश्चन 16, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि धारा 113 खा के अंतर्गत दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा दी गई है। क्वेश्चन 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां ये द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। क्वेश्चन 18, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी धारा 26। क्वेश्चन 19, अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृत से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृतियाँ। क्वेश्चन 20, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। क्वेश्चन 21, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि धारा 7 मध्यस्थता करार से संबंधित है। क्वेश्चन 22, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि 1 और 3 अंतिम विभाजन पंचाट, और नंबर 3 जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 23, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय, ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कि उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। क्वेश्चन 24, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान में दिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 24 है उसमें मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट यानी कि वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन 25, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 2 वर्ष। यानी कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 की धारा 2 के अनुसार कोई भी मुस्लिम औरत का पति अगर 2 वर्ष तक पागल रहता है तो तलाक के लिए वाद दायर कर सकती है। क्वेश्चन 26, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि धारा 5। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि बाल विवाह। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 11 है उसके अंतर्गत शून्य विवाह का आधार है द्वैत विवाह यानी कि बाइगेमी, सपेंड संबंध और प्रतिष्ठित संबंधों की कोर्ट, लेकिन बाल विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य विवाह का आधार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 28, सपेंड संबंध से तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि तीसरी पीढ़ी की माता 5वीं पीढ़ी के पिता, यह अर्थ है सपेंड संबंध का। क्वेश्चन 29, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रति परीक्षा में यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। क्वेश्चन 31,
हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। गोद लेने के प्रभाव से, यानी कि इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, इससे संबंधित है हिंदू भरण पोषण दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका PIL के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसका ऑप्शन डी सही है। यानी कि मकानदार किराएदार के मामले, यानी कि जनहित याचिका में पारिवारिक पेंशन, उपेक्षित बच्चे और दंगा पीड़ितों की याचिकाएं जैसे केस आते हैं। इनके अलावा अन्य भी केस आते हैं जो जनहित से संबंधित हों, लेकिन मकान मालिक और किराएदार के मामले ये जनहित याचिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन 33, कौन भारत में जनहित याचिका के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है। यानी कि न्यायमूर्ति PN भगवती ये जनहित याचिका के जनक यानी कि फादर ऑफ PIL के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है। यानी कि खाद्य प्राप्त करना और संपत्ति बनाना ये जनहित याचिका यानी कि PIL का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन 35, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तुरंत न्याय का अधिकार यानी कि राइट टू स्पीडी जस्टिस, यह हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर सामने आया। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। यानी कि अधिकार परीक्षा याचिका यानी कि रेट ऑफ को वारंटो, ये सार्वजनिक पद को हड़पने के लिए जारी की जाती है। क्वेश्चन 37, रेज बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही है। यानी कि प्राकृतिक न्याय से यानी कि नेचुरल जस्टिस से संबंधित है रेज बनाम बाल्डविन का केस। क्वेश्चन 38, आर्डी अल्टरम पार्टेम का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। यानी कि ये एक सूक्त है जिसका अर्थ है व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्वेश्चन 39, अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। यानी कि 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना ये हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी यानी कि मानसिक विकार, संक्रामक रूप में, यौन रोग और असाध्य विकृत चित्त ये तलाक का आधार हैं। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रताप नारायण बनाम YP राहेजा, इस ऐतिहासिक मामले में एक अधिवक्ता को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया था क्योंकि उन्होंने जाली कोर्ट आदेश दिया था। क्वेश्चन 42, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से विधित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यानी कि 60 दिन। क्वेश्चन 43, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि विशेष प्रस्ताव पारित करके ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन 44, नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही है, कंपनी विधि से। क्वेश्चन 45, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है? NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसका ऑप्शन बी सही है। यानी कि धारा 5 है। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 51A जी, ये मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन 47, श्री ए जो नियंत्रक या निर्णय ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए में अपील कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, केवल उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन 48, श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रयित है IT अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्राप्यकर्ता। क्वेश्चन 49, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि 7। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 7 है। क्वेश्चन 50, नियोक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि अंग्रेजी। क्वेश्चन 51, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है।
जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में घंटों से अधिक ना हो। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 3। क्वेश्चन 52। यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को नियुक्त करना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि सुरक्षा अधिकारी। क्वेश्चन 53। मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है, FIR याचिका बीमा कंपनी को समन। यानी कि एक अधिवक्ता होने के नाते अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो स्थिति तक पहुंचने का जो सही तरीका है वो पहले FIR होनी चाहिए, फिर याचिका और फिर बीमा कंपनी को समन। क्वेश्चन 54। यूबी जस इबी इडम रिमीडियम, हाँ छते वहाँ उपचारक का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ। इसको यूबी जस इबी रिमीडियम भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि एशबे बनाम वाइट। क्वेश्चन 55। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? इसका ऑप्शन ए सही है, डैमनम साइन इंजूरिया। क्वेश्चन 56। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई रुपए से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 10 करोड़। क्वेश्चन 57। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील को होती है। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी राज्य आयोग। क्वेश्चन 58। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। इसका ऑप्शन ए सही है, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है तो किसी भी व्यक्ति को भारत का निवासी माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन 59। श्री कपूर ने जनवरी 2021 में रुपये 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में रुपये 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के रुपये 14 लाख पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि पूंजी लाभ से आए। क्वेश्चन 60। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है। इसका ऑप्शन ए सही, अधिभोगी, यानी कि ऑक्यूपायर। क्वेश्चन 61। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक GST स्लैब रखा गया है। इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। क्वेश्चन 62। ई जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की बिंदी पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उससे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन 63। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्ति या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि उप एजेंट। इसे सब एजेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन 64। एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृत से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि चिरस्थायी, परपेचुअल। क्वेश्चन 65। विनिर्दिष्ट अनतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है, शिल्प प्रक्रिया संहिता 1908। क्वेश्चन 66। जहां बंधककर्ता बंधकीय संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि भोग बंधक। क्वेश्चन 66। श्री मनजोत महराज सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। महराज सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतर राज्य आपूर्तियाँ की हैं। फर्स्ट, दिल्ली कर योग्य आपूर्तियाँ रुपये 21 लाख। सेकंड, पंजाब कर मुक्त आपूर्तियाँ रुपये 6 लाख। थर्ड, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ प्रत्येक क्रमशः रुपये 3 लाख। फोर्थ, जम्मू और कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रमशः रुपये 8 लाख और 3 लाख। श्री मनजोत को GST के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है?
तो इसका ऑप्शन बी सही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, इन राज्यों में श्री मनजोत को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण लेने की आवश्यकता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन 68, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों। उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा परिक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परिक्राम्य लिखित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बिलिंग रसीद। ये परिक्राम्य लिखित अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्वेश्चन 70, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। 1, संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों से संबंधित सामरिक उद्देश्य। 2, जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं, स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए। 3, परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। 4, खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजनाएं। इन चारों ही उद्देश्यों के लिए सरकार भूमि अर्जित कर सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 71, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति। ऑप्शन ए समुचित सरकार, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी, ऑप्शन सी समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी। इसका ऑप्शन डी सही है, सभी। क्वेश्चन 72, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 है, कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। यह ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा से आईपीआर का के प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऐतिहासिक संकेत, यानी कि ऐतिहासिक संकेत आईपीआर के प्रकार नहीं है। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि अवैध के साथ संविदा शून्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहोरी बेबी बनाम धर्मोदास घोष। इस मामले में यह फैसला दिया गया था कि अवैध यानी कि माइनर के साथ में की गई संविदा शून्य है। क्वेश्चन 75, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, भाग 3, यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? दल बदल विरोध कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 52वें संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन 78, भारत में समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका ऑप्शन बी सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन 79, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर अनुच्छेद 16 के अनुसार ना तो कोई नागरिक को अपात्र माना जाएगा और ना ही उससे किसी तरह का भेद किया जाएगा। क्वेश्चन 80, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए यह अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों को न्यूनतम संख्या होगी। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि 5। क्वेश्चन 81, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, व्यक्ति। क्वेश्चन 82, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नियम, उपविधि, रूढ़ या प्रथा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून नहीं है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अनुसूची 7, शेड्यूल 7। क्वेश्चन 84, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? इसका ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 393 इसी में निहित है भारतीय संविधान का शीर्षक यानी कि टाइटल। क्वेश्चन 85,
दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। इसका ऑप्शन सी सही है, दोषी मन और अवैध कार्य। ये दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तें हैं। क्वेश्चन 86, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की के बीच दिया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि निजी प्रतिरक्षा यानी कि आत्मरक्षा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 87, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मत एक वैध सम्मत नहीं है। ए, यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है। बी, यदि विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा दी गई है। सी, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई है। तो इसका ऑप्शन डी सही है इन सभी। क्वेश्चन 88 के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध यानी कि होमिसाइड नहीं है। क्वेश्चन 89, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों है। इसका ऑप्शन ए सही है, 2 वर्ष। क्वेश्चन 90, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, संज्ञेय और अजमानतीय यानी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। क्वेश्चन 91, ए अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ये किस लिए दोषी है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सदोष परिरोध। क्वेश्चन 92, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है, 14 वर्ष, 14 ईयर्स। दोस्तों क्वेश्चन 93 गलत है क्योंकि इसमें भारतीय दंड संहिता की 2 धाराएं दी गई हैं, धारा 82 और धारा 83, और दोनों ही धाराओं के ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन 94, मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है। ए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी यानी कि CJM। बी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सी, उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। डी, यह सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है यानी कि यह सभी। क्वेश्चन 95, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थित की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, धारा 61 से 90। क्वेश्चन 96, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्वेश्चन 97, परिवाद पर संस्थित समन्वय विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में। इसका ऑप्शन बी सही है, अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। क्वेश्चन 98, मान लीजिए कि FIR स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की है, परिवादी के पास क्या विकल्प हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है FIR दर्ज करवाने के लिए और उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है तो उसके पास ये दोनों ही विकल्प हैं। क्वेश्चन 99, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थित की आवश्यकता नहीं है जो है। इसका ऑप्शन सी सही है, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। क्वेश्चन 100, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। इस वाद में कहा गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष है। तो दोस्तों ये था AB 17 का हिंदी सेट कोड बी क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो के बारे में अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।